संस्कृत भाषा में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। चक्र के आरे के समान मानव के भाग्य की पंक्ति चलती है। जैसे चक्र का पहिए का आरा नीचे है वो ऊपर आता है, ऊपर का आरा नीचे आता है, वैसे ही मानव का भाग्य है। अभी हम विपरीत स्थिति में हैं तो अच्छी स्थिति भी हमारी आएगी, और अच्छी स्थिति आने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प संसार में नहीं है। जहाँ है जिस प्रकार की स्थितियां हैं उनसे संघर्ष करते हुए आगे के अच्छे दिनों के लिए, सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए हमें पर्याप्त मेहनत करनी चाहिए। आज हम कारक प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। 2010 से 2023 तक के प्रश्न है। कारक, कारक की परिभाषा, कारकों की संख्या, विभक्तियों की संख्या, ये पहले बेस रूप में हम पढ़ेंगे। जब अपना बेस क्लियर होगा तो आगे के प्रश्न बहुत स्पीड से समझ में आएंगे। एक बार कभी भी हम रिवाइज करेंगे तो ऐसे कि ऐसे हमें याद भी रहेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं कारक प्रकरण। कारक प्रकरणम, ये सबके लिए समान उपयोगी है। जो पहली बार में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और ऊपर जितने भी प्रकार की परीक्षाएं हम देंगे उनके लिए भी। तो पहले हम कारक की प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। पहली परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम, जन्म देने वाला कारकम कारक होता है। क्रिया को जन्म देने वाला कारक होता है। जैसे उदाहरण है इसका, सुरेश है, गच्छति, सुरेश जाता है। यहां जाने की क्रिया को जन्म दे रहा है सुरेश, इसलिए सुरेश कारक है। पहले प्रकार की परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया को जन्म देने वाला कारक है। जैसे सुरेश है गच्छति, सुरेश जा रहा है, यहां जाने की क्रिया को संपन्न कर रहा है सुरेश, इसलिए सुरेश कारक है। दूसरी कारक की मुख्य परिभाषा है क्रिया निष्पादकत्वम कारकम। क्रिया निष्पादकत्वम कारकम। क्रिया को निष्पादकत्व में निष्पन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को पूरी करने वाला कारक कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, महेश है, फलम खादति। महेश फल को खाता है, यहां फल खाने की क्रिया पूरी कर रहा है महेश, इसलिए महेश कारक है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकम, क्रिया को निष्पन्न करने वाला कारक है। जैसे महेश है फलम खादति, महेश फल को खा रहा है, यहां खाने की क्रिया महेश पूरी कर रहा है, इसलिए महेश कारक है। तीसरी परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम, ये तीसरी मुख्य परिभाषा है कारक की। इस परिभाषा में कहा गया है कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध है वही कारक होता है। जैसे शिवराम है, गणित विषयम पाठयति। शिवराम गणित विषय को पढ़ाता है, यहाँ गणित विषय को पढ़ाने की क्रिया का
शिवराम है, इसके साथ संबंध है, इसलिए शिवराम यहां पर कारक है। और चौथी परिभाषा है यस्य क्रिययास है, यस्य क्रिययास है साक्षात संबंधो भवति तस्य नाम कारकम, यस्य क्रिययास है साक्षात संबंधो भवति तस्य नाम कारकम, उसका नाम कारक है। जैसे जयदेव है पुस्तकम पठति, जयदेव पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ जयदेव का पढ़ने से सीधा संबंध है, इसलिए जयदेव कारक है। कारक की 4 परिभाषाएं हमने पढ़ी। क्रिया जनकत्वम कारकम, जो क्रिया को जन्म देता है, जो क्रिया को उत्पन्न करता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे सुरेश है गच्छति, सुरेश जा रहा है, जाने की क्रिया को जन्म दे रहा है सुरेश। सुरेश यदि नहीं चलेगा, कुर्सी पे बैठा रहेगा, आराम करेगा, सोता रहेगा, तो क्रिया को संपन्न नहीं करेगा, जाने की क्रिया को संपन्न नहीं करेगा, इसलिए सुरेश कारक नहीं होगा। हमने पढ़ा क्रिया को जन्म देने वाला कारक है, जाने की क्रिया को सुरेश संपन्न कर रहा है, इसलिए कारक है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकम, क्रिया को निष्पन्न करने वाला कारक है। जैसे महेश फलम खादति, महेश फल को खाता है। यहाँ क्रिया को महेश पूरी कर रहा है, निष्पन्न कर रहा है, इसलिए महेश कारक हो गया। तीसरा उदाहरण है क्रियान्वयितोम कारकम, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहेंगे। शिवराम गणित विषयम पाठयति, शिवराम है गणित विषयम पाठयति, शिवराम गणित विषय को पढ़ाता है, पढ़ाने की क्रिया को शिवराम पूरी कर रहा है, इसलिए शिवराम कारक है। और चौथी और अंतिम परिभाषा यस्य क्रियया सह साक्षात संबंधो भवति तस्य नाम कारकम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसका नाम कारक है। नमकीन लाना भी क्रिया है, जो नमकीन लाने की क्रिया संपन्न करता है उसको भी कारक कहा जाता है। अब इसका अपवाद हम पढ़ेंगे। 4 परिभाषाओं में हमने पढ़ा जो क्रिया को जन्म देता है, जो क्रिया को संपन्न करता है, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है, जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, उसको कारक कहा जाता है। लेकिन जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा, जो क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, उसको कारक नहीं कहेंगे। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, उसे कारक नहीं माना जाता है। जैसे जयदेव है नरदेवस्य, जयदेव नरदेवस्य पुस्तकम पठति, जयदेव नरदेव की पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पढ़ने वाला है जयदेव, जयदेव का पढ़ने से सीधा संबंध है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक का भी सीधा संबंध है। किसकी पुस्तक पढ़ता है? नरदेव की। नरदेव का पढ़ने से संबंध नहीं है, पढ़ तो जयदेव रहा है, नरदेव की तो पुस्तक है। नरदेव का क्रिया से नरदेव का पढ़ने से संबंध नहीं होने के कारण नरदेव में कारक नहीं माना जाता।
अब यहाँ हम ध्यान देंगे तो नरदेवस्य, रामस्य, फलस्य, बालकस्य, ग्रामस्य, षष्ठी का एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण षष्ठी में कारक नहीं होता है। इसलिए षष्ठी विभक्ति में क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से संबंध नहीं होता, इसलिए षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं माना जाता। अब संस्कृत भाषा में 6 कारक और 7 विभक्तियां होती हैं, फिर षष्ठी का उपयोग क्या है, तो यहां ध्यान देना, नरदेव का किससे संबंध है, पुस्तक से। सामाजिक संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, राहुल है, प्रताप से, राहुल प्रताप का, शीतल यानी शीतल पदार्थों को पिबती पीता है। पीने वाला है, राहुल प्रताप के शीतल पदार्थों को पीता है, पीने वाला है राहुल, राहुल का पीने से संबंध है। 1 लीटर लेके आया था, उसमें आधा लीटर राहुल ही पीता है, पहले भी पीता है और बची हुई को भी पीता है बाद। शीतल पेय पी रहा है, शीतल पेय का भी पीने से संबंध है, लेकिन प्रताप के शीतल पेय है, प्रताप का केवल शीतल पेय से संबंध है, पीने की क्रिया को प्रताप पूरी नहीं कर रहा। प्रतापस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए षष्ठी में कारक नहीं होता है। अब यहां हम लिखेंगे कारक, यहां लिखेंगे विभक्ति, और हिंदी भाषा में यदि पहचान चाहिए तो हम यहां लिखेंगे पहचान। कारक है प्रथम कर्ता, हिंदी में चिन्ह होता है इसका ने, और विभक्ति है इसमें प्रथमा। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक चिन्ह होगा कर्ता ने, कर्म को, विभक्ति होगी इसमें द्वितीया। तीसरा कारक है करण कारक, करण से, और दूसरा चिन्ह होता है के द्वारा। करण कारक में विभक्ति होती है तृतीया। कारक है संप्रदान, हिंदी भाषा में अर्थ होगा के लिए, विभक्ति होगी चतुर्थी। कारक है अपादान, पहचान है के अलग होने के योग में, विभक्ति होगी पंचमी। षष्ठी में कारक नहीं होता, सामाजिक संबंध होते हैं, का, के, की, का, के, की, फिर रा, रे, री, और यहाँ संबंध बताने के लिए विभक्ति होती है। षष्ठी कारक है अधिकरण, चिन्ह होता है हिंदी भाषा में में और पर, विभक्ति है सप्तमी। इस प्रकार से कर्ता कारक हिंदी में चिन्ह ने, प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, षष्ठी में कारक नहीं है, और अधिकरण सप्तमी। बहुत सारे प्रश्न इन्हीं में से आते हैं।
कर्ता कारक कौन सी विभक्ति? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक? कर्ता। तृतीया विभक्ति में कौन सा? करण कारक। अपादान में कौन सी विभक्ति? पंचमी। षष्ठी में कारक होता है क्या? नहीं होता। षष्ठी का प्रयोग क्यों किया जाता है? सामाजिक संबंध बताने के लिए। सप्तमी में कौन सा कारक? अधिकरण कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति लिखो। चतुर्थी, संस्कृत भाषा में कारक कितने? तो 6। 1, कर्म 2, करण 3, संप्रदान 4, अपादान 5 और अधिकरण 6। कौन सी विभक्ति में कारक नहीं होता? तो षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं होता है। ये प्रारंभिक प्रश्न है, ये अपना बेस है, इनके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रथमा विभक्ति को पढ़ेंगे। प्रथमा पढ़ने के बाद में अब तक की परीक्षाओं में द्वितीय से सप्तमी तक के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम हल करेंगे और अधिक सरल प्रकार से कैसे हम सीख सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।